मायावी जिन। रामपुर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रमेश था। वो अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। वो मछलियां बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसका एक दोस्त था, वो भी मछलियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रमेश तालाब में मछली पकड़ने जाता है। बार बार जाल डालने पर भी एक भी मछली नहीं फंसती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। उधर अजय भी जाल तालाब में फेंकता है, उसके भी जाल में कोई भी मछली नहीं फंसती। वो बहुत निराश हो जाता है और फिर थक हार कर दोनों बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, सरिता, अरे ओ सरिता, अरे एक गिलास पानी तो लाओ। हाँ जी, आती हूँ। लीजिए पानी और लाइए पूरे पैसे दीजिए। मैं कुछ खाने पीने के सामान लेकर आती हूँ। आज फिर मेरे हाथ एक भी मछली नहीं लगी। मेरे पास आज एक भी रुपया नहीं है। क्या आज भी पैसे नहीं है? सुनो जी, मुझे लगता है तालाब की सारी मछलियाँ बगल की उस नदी में चली गई होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि तालाब की सारी मछलियाँ नदी में चली गई होंगी। कल से मैं उसी नदी में मछली पकड़ने जाऊंगा। कल से आपको वहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं और इन दोनों की बातें उसका दोस्त अजय खिड़की से सुन लेता है। दूसरे दिन उधर अजय सुबह जल्दी उठकर जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए नदी में जाता है। इधर रमेश अपने घर पर ही था और वो नाश्ता कर रहा था। आपको याद है ना, आज आपको उस नदी से मछली पकड़ने जाना है। हाँ, भाग्यवान, याद है। चलो अब मैं जाता हूँ, ठीक है। और रमेश जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने नदी की तरफ निकल जाता है। वो नदी में जाकर देखता है अजय पहले से ही मछलियाँ वहाँ पकड़ रहा था। रमेश कहता है, अरे अजय, तुम यहाँ कैसे? अजय कहता है, वो एक गांव वाले आदमी ने बताया था यहाँ के बारे में। अच्छा, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। तुम उस कोने पर बैठ जाओ और मैं इस कोने पे बैठ जाता हूँ। ठीक है। दोनों एक कोने में बैठ जाते हैं। सबसे पहले अजय नदी में जाल फेंकता है मछलियाँ पकड़ने के लिए और इंतज़ार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंकता है। थोड़ी देर बाद रमेश जाल खींचता है तो उसे थोड़ा भारी लगता है। वो खुश होकर कहता है, अरे वाह, लगता है कोई बड़ी मछली जाल में फंसी है। इसके तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और वो जाल को खींचने लगता है और जैसे ही जाल बाहर निकलता है तो देखता है जाल में कूड़ा कचरा ये होता है। ये देखकर अजय हंसने लगता है। रमेश अजय को हंसता देखकर बहुत दुखी हो जाता है। रमेश, भगवान, मुझसे इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अगर मैं आज खाली हाथ घर लौटा तो अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो बहुत निराश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा नदी में जाल फेंकता है। थोड़ी देर बाद जब वो जाल खींचता है तो फिर से वो भारी लगता है। ये देखकर फिर से वो खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है और कहता है, रमेश, लगता है भगवान ने सुन ली। इस बार जाल में कोई मोटी मछली भेज दी है। और वो जैसे ही जाल खींचकर बाहर निकालता है तो देखता है कि जाल में एक बहुत बड़ा सा जूता फंसा होता है। ये देखकर वो फिर से दुखी हो जाता है और रोने लगता है और कहता है, भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? दया करो भगवान, दया करो। न जाने कौन से कर्म की सजा भगवान मुझे दे रहा है। एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। भगवान, आखिर बार जाल नदी में फेंकूंगा। इस बार अगर एक भी मछली नहीं फंसी तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। वो नदी में जाल फेंकता है और इस बार भी जाल खींचने में बहुत भारी लग रहा था। जब वो खींचकर बाहर निकालता है तो जाल में एक पीतल का मटका था जो बहुत चमक रहा था। ये देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है और मटके को छोड़कर वहीं रोने लगता है और कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है भगवान। ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे हो। चलो मटके को ही ले लेता हूँ, बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। वो मटके के पास जाता है। उधर अजय के जाल में भी कोई मछली नहीं फंसती और वो रमेश के पास पहुंचता है। दोनों देखते हैं कि मटके के मुंह पर एक कांच का ढक्कन लगा हुआ है
और उसके ऊपर एक मोहर लगी है। मोहर और मटके को देखकर अजय सोच में पड़ जाता है। अजय बोलता है, रमेश, लगता है इसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी है। किसी राजा ने अपनी मोहर लगा दी है इसमें और नदी में फेंक दिया है। अच्छा ही है, खोलो खोलो। रमेश, रुको खोलता हूँ। रमेश ने जैसे ही उस मटके को खोला, उस मटके से धुआं निकलने लगता है और धीरे धीरे वो धुआं आसमान में फैल जाता है और तभी एक राक्षस धुएं में प्रकट होता है। रमेश और अजय राक्षस को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी वो राक्षस कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। किसी ने मुझे इसमें कैद कर दिया था और तुम दोनों में से किसने मुझे मुक्त किया है? रमेश कहता है, मैंने आपको मुक्त किया। बहुत सालों पहले मैंने लोगों को परेशान कर रखा था। सब मुझसे परेशान थे, जिससे नाराज होकर राजा इंद्र ने एक तांत्रिक से मुझे एक राक्षस बना दिया और इस मटके में कैद कर दिया। और इस मटके में जो मोहर लगी है वो उस तांत्रिक की ही है। उन्होंने ही मुझे श्राप दिया है कि जब तक तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक तुम इससे अच्छे इंसान नहीं बनोगे। अब तुमने मुझे इस मटके से तो मुक्त कर दिया, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम जो चाहोगे वो मैं दूंगा। राक्षस की बात सुनकर अजय के मन में लालच आ जाता है। अजय कहता है, राक्षस जी, आपको मुक्त मैंने ही करवाया है। राक्षस, क्या सच में तुमने आजाद कराया है? हाँ, मैंने ही कराया है। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों मेरे सवालों का जवाब दो। तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। आप पूछिए राक्षस जी, आप पूछिए। लालच क्या है? लालच बुरी बला है। राक्षस का दूसरा प्रश्न, मुझे मटके से किसने मुक्त कराया? अजय सोच में पड़ जाता है। अगर गलत जवाब देता तो उसे कुछ न मिलता। वो डरते हकलाते हुए कहता है, आपको रमेश ने करवाया है राक्षस जी। राक्षस, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। और अब मुझे पता चल गया है कि तुमने अपने लालच की वजह से मुझसे झूठ बोला, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है मौत। अजय, नहीं, ऐसा मत कीजिए राक्षस जी। राक्षस ने उसकी एक न सुनी और राक्षस ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद रमेश से राक्षस ने सवाल पूछा, अब तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो। बताओ, हवा से तेज गति किसकी है? हवा से तेज गति है मन की गति। आकाश से भी ऊंचा दर्जा किसका होता है? बताओ। आकाश से भी ऊंचा दर्जा, हाँ, पिता का होता है। अब तुम इस प्रश्न का जवाब बताओ, जिसे पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बनता हो। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसे पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, बल्कि महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तुमने मेरे सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस इतना धन चाहिए कि कभी किसी से उधार न लेना पड़े, और मुझे बस इतना धन चाहिए कि घर में जो भी व्यक्ति आए उसे मैं भोजन करा सकूं। इतना ही? तथास्तु। इतना कहकर राक्षस साधु के रूप में बदल जाता है और वो गायब भी हो जाता है। रमेश ये देखकर कहता है, सारे प्रश्न हमसे पूछ भी लिए और गायब भी हो गए और राक्षस से साधु भी बन गए। हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू है। चलो, आज का तो पूरा समय ही बर्बाद हो गया। शाम भी हो गई, अब घर चलता हूँ। रमेश घर की ओर निकल जाता है, पर पूरे रास्ते सोचता है कि अब करेगा क्या।
थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और देखता है जहां उसका घर बना था वहां एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान था, जिसे देखकर उसे आश्चर्य होता है। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है। सरिता खुशी से कहती है, आप आ गए? रमेश, अरे भाग्यवान, ये घर किसका है और तुम इस घर में क्या कर रही हो? सरिता हंसते हुए कहती है। अरे ये अपना ही घर है। एक साधु बाबा आए थे ना, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। रमेश खुश होकर कहता है, अच्छा अच्छा, चलो अंदर चलो, चलते हैं। दोनों उस बंगले के अंदर जाते हैं और रमेश सरिता को सारी बातें जो नदी के पास घटी सब बताता है। सारी बातें सुनकर सरिता कहती है, लगता है वही राक्षस साधु का भेष बनाकर यहाँ पर आया था और ये सब हमें देखकर गया। तुम सही कह रही हो, अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। रमेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस दिन से रहने लगा और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। उसका परिवार अमीर हो गया था। तो देखा भाइयों, लालच करने वाले उसके दोस्त अजय की मौत हो गई और रमेश सीधा साधा ईमानदार इंसान, इसे अपने आप सब कुछ मिल गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।